हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 23 अप्रैल। चलिए देखते हैं आज क्या है। एक तो पेज वन पे था, ये इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, कि यूनियन होम सेक्रेटरी होता है चेयरमैन फॉर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो डीएम एक्ट 2005 में बनती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है, उसका हेड कौन करता है? यूनियन होम सेक्रेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना का चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी सबको कोऑर्डिनेट कर रही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 2005 की लेजिस्लेशन है, मतलब ये लॉ जो आया था, डीएम एक्ट आई थी जो 2005 में आई थी। इसको याद रखिएगा, इन्वोक किया गया फर्स्ट टाइम 2020 में किया गया है। और ये सुनामी डिजास्टर के बाद, आपको पता है बेसिकली ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आई थी। तो ये याद रखिएगा, 2005 से लेकर अभी तक इसको इन्वोक नहीं किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए। ये आपको पॉइंट वाइज आ सकता है, तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम इसको इन्वोक कब किया गया था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को, मार्च 2020 में। ये आपके पास आता भी है तो आप लोग सोचेंगे ऐसा नहीं हो सकता कि 15 साल में किया ही ना गया हो। तो प्लीज इसको याद रखिएगा, मार्च 2020 में फर्स्ट टाइम इसको इन्वोक किया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 7 जनवरी का आप सुन सकते हैं लेक्चर, उसमें पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में दिया हुआ है। और अगर आप मेंस के लिए फॉर्डर पॉइंट चाहिए कि कैसे इंडिया का डिजास्टर मैनेजमेंट चलता है, कोलिशन कैसे किया उन्होंने डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जब ये उत्तराखंड में सारा हुआ था, तो आप 13 फरवरी का लेक्चर सुन सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सुनिएगा। और एक एडिटोरियल पे था कि कोर्ट ने चोजन टू एक्टिवेट आर्टिकल 224A। आर्टिकल 224A क्या कहता है? बेसिकली अपॉइंटमेंट करना एडहॉक जजेस की, क्योंकि हाई कोर्ट में फॉर द स्पेशल पर्पसेस जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए। तो ये सारी जो बातें करनी है आपने, आप इसकी लेक्चर सुन सकते हैं 26 मार्च का और 8 अप्रैल का। इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। एक तो क्या है कि कोर्ट में आपको पता है कि पेंडेंसीज बहुत चल रही हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा था कि ऐसा करते हैं, हम आर्टिकल 224A इन्वोक कर सकते हैं, रीएक्टिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इसका चलन बहुत कम हो गया था। तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको एडहॉक केसेस के लिए, जिसमें भी वो स्पेशलाइज करते हैं, आफ्टर द कंसेंट, बेस्ड ऑन द कंसेंट, उनको अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट्स में, ताकि वो केस जो पेंडेंसी है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर दे जल्दी। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था मिस्टर प्रशांत भूषण का आर्टिकल। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि प्रशांत भूषण जो है हमेशा थोड़े से पॉलिटिकली इंक्लाइंड रहे हैं। तो उनका एकदम से आप, और ये बहुत ज़्यादा बगावती टाइप भी हैं, तो इनका आर्टिकल आप एज इट इज़ उसमें नहीं लिख सकते मेरे पेपर में। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, आपको आपकी इच्छा है वो। बट उसमें कुछ जो चीज़ें दे रखी है, जैसे मास्टर ऑफ रोस्टर, वो आप पढ़ना चाहें तो 2 मार्च का लेक्चर सुन सकते हैं। लेटेस्ट सीजीआई के जो डिसीजंस हैं, चाहे कंट्रोवर्शियल हैं चाहे कैसे भी रहे हों, वो अब बहुत सारे लेक्चर्स में है, बट इतने आप कहाँ सुन पाएंगे। तो फिर भी आप सुनना चाहें तो 4 मार्च और 5 मार्च का आप सुन सकते हैं लेक्चर। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था, अगर आपसे ट्रिब्यूनल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, देखिए कि ट्रिब्यूनल्स की आजकल फंक्शनिंग कैसी चल रही है, या ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो थोड़ा सा अपना पॉलिटी का आर्टिकल देख के कि क्या है ट्रिब्यूनल क्या नहीं। उसके बाद आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिखना चाहें या कंक्लूजन से पहले वाले एक पैरा में जिसमें करंट पर्सपेक्टिव लिखते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश किए गए थे, वो इसलिए किए गए थे क्योंकि एक स्पेसिफिक फील्ड्स में हमें स्पेशलाइज्ड लोगों की, एक्सपर्टीज लोगों की, एक कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे जो टेक्निकल नेचर के हैं, उन पे उनकी राय मिल जाए कि कैसे उन केसेस को सॉल्व किया जाए। और ये इसलिए भी किया गया था ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, एक्सेसिबल हो, और एक हम एक्सपर्टीज को ले आएंगे उनकी ही एक्सपर्टाइज फील्ड में, तो हमारे जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे, और उनका जो डिसीजन होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, अप्रोप्रिएट होगा। तो बेसिकली सेंट्रल जो थीम थी इसकी वो यही थी कि एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाए ट्रिब्यूनल्स में। लेटेस्ट एग्जाम्पल देंगे, आपने देखा होगा कि एक आईएएस ऑफिसर है गिरिजा वैद्य, उसको सदर्न बेंच के एनजीटी का मेंबर बनाया गया है। तो इस पे उसको चीज़ को चैलेंज किया गया मद्रास हाई कोर्ट में। तो इसको अपने इतना एलेबोरेट नहीं करना, बट इतना ही एग्जाम्पल लिखिएगा ताकि उनको पता चल जाए कि हाँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप करंट में जो चल रहा है उससे आप वाकिफ़ हैं। तो उस वक्त इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? देखिए, आप पे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है ना कि ट्रिब्यूनल्स का कैसे सॉल्व कैसे करना है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में आए या किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा जाता है, उसकी फंक्शनिंग के बारे में पूछा जाता है, तो आपको एक इसका स्टार्टिंग का फंडा यही होता है। स्टार्टिंग आपने हमेशा जो पॉलिटी में उसके बारे में पढ़ा है उसको दीजिए। उसके बाद जो करंट पर्सपेक्टिव है, जैसे करंट पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया है कि कंक्लूजन और उससे पहले वाला एक पैरा कैसे लिखना है। उससे पहले आपने बेसिकली डेफिनेशन लिखनी होती है, जो आपको बेसिक बुक्स में पढ़ेंगे वो लिखना होता है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि गवर्नमेंट को बहुत क्लैरिटी के साथ आना चाहिए, जैसे कोर्ट ने भी सजेस्ट किया है कि ब्यूरोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट एनवायरमेंटल मैटर्स में कितनी इक्विवेलेंट और कितनी सही है, अगर तुलना में देखे जाए एक्सपर्टीज की। ठीक है। और हमें सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन थी
कि हमें नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जो सुपरवाइज करेगा अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स। उसको भी बहुत जल्द से जल्द अर्जेंटली इम्प्लीमेंट करना चाहिए सेंटर को। इतना ही लिखिएगा। सिर्फ ऊपर सबसे पहले ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन जो भी आप बेसिक बुक में पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये करंट पर्सपेक्टिव जो सबसे पहले हमने देखा, फिर आप रीसेंट एग्जाम्पल देंगे, फिर ये कंक्लूजन लिखेंगे। इससे ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर अप्रोप्रिएट और अप टू द मार्क लगेगा। उसके बाद एक एडिटोरियल पे था ऑन एजुकेशन। आपने देखा होगा कि फ्री एजुकेशन ये सब कि कैसे एक्सेसिबल बनाए एजुकेशन को। तो आप 22 फरवरी का 2021 का लेक्चर सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ब्यूटीफुली उसको दिया गया है। रेफर टू 22 फरवरी। एक पेज 8 पे था अफ्रीकन स्वाइन फीवर का। इसके लिए आप 9 अप्रैल का सुनिए, हमने इसमें अफ्रीकन स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर क्या है क्या नहीं, ये सारा डिस्कस किया है। प्लीज़ रेफर टू 9 अप्रैल। उसके बाद एक पेज 13 पे था, थोड़ी-सी स्टेटमेंट्स देखिएगा जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, कि एक तो यूएस ने कहा है कि वो हम अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है 50 टू 52% 2030 तक कम करेगा, अगर 2005 लेवल्स की बात की जाए। दूसरा, वो अपनी फंडिंग जो है एनुअल फाइनेंसिंग कमिटमेंट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डबल करेगा बाय 2024। दूसरा याद रखने वाली बात है इसमें, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात हो रही है, क्या है ग्रीन क्लाइमेट फंड? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरमेंटल फंड है। सीधा-सीधा उसमें क्या करना है कि हम डेवलपिंग नेशंस को पैसा देंगे, डेवलप्ड नेशंस, ताकि वो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कट कर सकें, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस डेवलपिंग नेशंस कट करें, साथ-साथ वो अडैप्ट करें वो टेक्नोलॉजीज़ जो क्लाइमेट चेंज के लिए सूटेबल हों, तो उसके लिए उनको जो फंड चाहिएगा वो डेवलप्ड कंट्रीज़ उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ताकि उनके जो वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू हों, प्रोग्राम शुरू हों, पॉलिसी शुरू हों, तो वो फंडेड हों। और उसके बाद ये कब एस्टैब्लिश हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। ये यूएनएफसीसी जो 2010 में कैन में हुई थी, उसमें एस्टैब्लिश हुआ था। इसमें बेसिकली ये फंडा रखा गया था कि हमें मोबिलाइज करने $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स को पूरा किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर का है साउथ कोरिया में। और अगर इंडिया पर्सपेक्टिव से इसकी बात करी जाए तो नबार्ड जो है, इट हैज़ बीन एक्रेडिटेड, जो ग्रीन क्लाइमेट फंड से एक्रेडिटेड हुआ है, ताकि जो भी सोर्सिंग आती है थ्रू नबार्ड आ जाए। ऐसे ही अगर फंड्स की बात करें तो देखना चाहिए हमें अडेप्टेशन फंड क्या है। अडेप्टेशन फंड एस्टैब्लिश हुआ था अंडर क्योटो प्रोटोकॉल इन 2001। और एक आता है फिर दूसरा ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड क्या है? ये बेसिकली फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, जो ये कब आया था, केम इनटू द फोर इन 1994, जब से यूएनएफसीसी आया था, जब से ही ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड भी आया था। उसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म देखना होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि एमिशन रिडक्शन प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज में, अगर सीधी सी बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज जितनी, ये कार्बन क्रेडिट वाली स्कीम है सीधा सा, कि अगर आप जितना भी अपनी एमिशन को रिड्यूस करेंगे इक्वलेंट टू कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही आपको क्रेडिट मिलता जाएगा, ठीक है? इसमें आपको बेसिकली क्रेडिट्स मिलते हैं अगर आप एमिशन रिड्यूस करते हैं अपनी कंट्री में। तो ये बेसिकली डेवलपिंग कंट्री से लेके किया गया था कि अगर आप अपने एमिशंस को रिड्यूस कर रहे हैं तो आपको फंडिंग मिलेगी और आपको क्रेडिट मिलता जाएगा, ठीक है? तो ये फिर मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किसका, अडेप्टेशन फंड का, जो हमने अभी देखा था। अगर आपने डिफरेंट क्लाइमेट अकॉर्ड्स के बारे में सुनना है, क्या आईपीसीसी क्या है, कौन कौन से क्लाइमेट अकॉर्ड्स हुए हैं, क्योटो, मॉन्ट्रियल, ओजोन, सारे के सारे, वो आप रेफर कर सकते हैं 22 जनवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। उसके बाद आपने अगर क्लाइमेट पे क्वेश्चन आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है, तो क्लाइमेट जस्टिस का आप पढ़िए जो हमने 14 अप्रैल को किया था। और इंडिया के क्या क्या पॉइंट्स हैं क्लाइमेट के ऊपर, वो 21 अप्रैल का आप रेफर करिए। तो बेसिकली आप 14 अप्रैल और 21 अप्रैल पढ़ने के बाद आप इजीली, अगर क्लाइमेट पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 14 एंड 21 अप्रैल जरूर सुनिए। एक पेज 13 पे यूक्रेन का दे रखा था। यूक्रेन का हमने सारा इशू डिस्कस किया था 7 अप्रैल के लेक्चर में, वो आप सुन सकते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे अभी तक आप कह रहे थे कि सर पुराने लेक्चर्स में आपको बार बार कह रहा हूँ सुनिए, और आप कहते सर कोई स्पेसिफिक डेट्स दे दीजिए, पूरा सुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम आपको डेट्स भी देनी शुरू कर दी। अब ऐसा ना हो कि आप वो डेट्स भी ना सुने। तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अब आपने डेट्स मांगी थी, हमने डेट्स दी हैं, अब डेट्स ज़रूर सुनिए। इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड मत लीजिए यूपीएससी को, प्लीज़, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।